Hello viewers, the topic I am presenting today related to human resource management is selection process, means selection process in HRM. So we're gonna start our lecture by moving to the first slide, selection strategies. सो सिलेक्शन प्रोसेस को अगर हमें समझना है सही तरीके से तो हमें उसकी स्ट्रेटजीज़ को समझना पड़ेगा. स्ट्रेटजीज इज़ बेसिकली हिकमत अमली, द प्लान, द प्रोएक्टिव प्लान यू डन टू डू समथिंग इन फ्यूचर. सो सबसे पहले सिलेक्शन की जब भी बात आएगी इंटरव्यू की बात आएगी, क्योंकि सिलेक्शन स्टार्ट कब होता है जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है. रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एज आई टोल्ड यू बिफोर इन माय वीडियोस के जिसके अंदर प्री स्क्रीनिंग होती है, शॉर्ट लिस्टिंग करना, ये सारी चीज़ें करना. फिर जब सिलेक्शन प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब आप वो कैंडिडेट फिजिकली आपके पास आ जाता है और फिर आप उसका इंटरव्यू करते हैं. तो वहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है. एंड देन जब आप उसको अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, ये सब चीज़ें दे दें तो सिलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है. सो सिलेक्शन स्ट्रेटजीज में इंटरव्यू वो एक सबसे ज़्यादा अहम और वो एक सबसे बड़े पैमाने पे, यानी कि इसका जो पैरामीटर है वो बहुत ज़्यादा वाइड है इंटरव्यू का, जो कि आपको मदद देता है सिलेक्ट करने में कैंडिडेट्स को. और ये सबसे ज़्यादा मुनासिब समझा जाता है हर किस्म की एम्प्लॉयमेंट वैकेंसीज़ को फुलफ़िल करने के लिए. इंटरव्यू जो सोर्स इंटरव्यू है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है टू फुलफ़िल द एम्प्लॉयमेंट वैकेंसीज़. सेकंड इज़ जो इसके अंदर पॉइंट है, बेनिफिट्स ऑफ द इंटरव्यू फॉर द एम्प्लॉयर. जो एम्प्लॉयर साइड से बेनिफिट्स हैं इंटरव्यू के वो क्या क्या हैं. इंटरव्यू के थ्रू आप हासिल कर लेते हैं और मालूम कर लेते हैं उस कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन के बारे में कि वो कैंडिडेट क्या है, किस तरह का है. ठीक है, मीन्स कि उसकी इंफॉर्मेशन में उसकी क्वालिफ़िकेशन भी आ जाती है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें भी आप कवर कर लेते हैं. सेकंड इज़ आप उस इंटरव्यू से, जब आप उस कैंडिडेट से इंटरव्यू लेते हैं तो आप ये पता लगा लेते हैं कि फ्यूचर सक्सेस में आप देखते हैं कि फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल साबित होगा और परफॉर्म कर पाएगा इस पोजीशन पे जिस पोजीशन के लिए हम इंटरव्यू कर रहे हैं. थर्ड इज़ आप असेस करते हैं उस कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को कि आइदर कि वो पर्सनैलिटी बेस्ट मैच और बेस्ट फिट है इस पोजीशन से और इस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर से. उसकी अपीयरेंस से आप बहुत ज़्यादा, बॉडी लैंग्वेज से, उसके जेस्चर पोस्चर से बहुत ज़्यादा आप एंटिसिपेट कर सकते हैं फ्यूचर को. उसके मैनर्स को आप जो है वो समझ सकते हैं कि वो कितना मैनरिज्म है, उसके अंदर कितने मोरल एथिक्स वैल्यूज़ हैं. इंटरव्यू से अगर आप एक्सपीरियंस हैं एंड यू हैव दैट विजडम एंड इंटेलेक्ट, तो आप कहीं ना कहीं आप एक अपनी प्रिडिक्शन बना सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा वो डिसिप्लिन्ड है. फोर्थ वन इज़ आप उससे और फर्दर डिस्कस कर सकते हैं कि जो उसने रिज्यूमे में लिखा है वो किस हद तक सही है और किस हद तक उसके अंदर गलतियां हैं. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ द इंटरव्यू फॉर द कैंडिडेट. अब हम जो फ़ायदे हासिल होंगे कैंडिडेट को इस इंटरव्यू को देने से वो क्या हैं. वो ये जजमेंट बना सकता है कि क्या ये कंपनी और ये जो रोल है ये उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स को फुलफिल कर पाएगा. क्योंकि जब एक कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा होता है तो वो अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा फोरकास्ट करता है कि वेदर दिस पोजीशन कंट्रीब्यूट इन माय फ्यूचर सक्सेस और नॉट. एंड सेकंड इज़ वो कंपनी को असेस कर पाएगा, उसे ज़्यादा उसको ये मौका मिलेगा कि वो कंपनी को असेस कर सके कि वहाँ का कल्चर, प्रोडक्ट और किस तरह से उस इंटरव्यूअर के सवालात से और वहाँ के माहौल को समझ के वो ये अंदाज़ा ला सकता है कि वेदर आई एम द बेस्ट फिट फॉर दिस कंपनी और नॉट. इंटरव्यू जो है वो ये टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स के दो तरफा ये बातचीत है, गुफ्तगू है, जिसमें आप कुछ मालूमात दे रहे होते हैं और कुछ मालूमात ले रहे होते हैं. द नेक्स्ट स्लाइड इज़ सिलेक्शन स्ट्रेटजीज में जो हमारे पास सेकंड स्लाइड है द इंटरव्यू. अब जो बेसिक हम इंटरव्यू में आते हैं कि इंटरव्यू किस तरह करना है, तो उसके अंदर एक बेहतरीन जो एक सोर्स है वो बिहेवियरल बेस्ड इंटरव्यूइंग है. देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरव्यू टाइप्स विच यू कैन अप्लाई टू टेक द इंटरव्यू फ्रॉम द इंटरव्यू. बट थिंग इज जो मेन कंडक्टर हैं जिनके थ्रू आप असेस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्सन की नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी एटीट्यूड को, उसके माइंडसेट को, वो बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यूइंग है. बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यूइंग ये बेस्ट प्रिडिक्टर है
फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेके कि फ्यूचर में उस बंदे को देखना कि फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, किस तरह हम मालूम करेंगे कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। उसके पास की परफॉर्मेंस में जो उसने स्किल्स अप्लाई की हैं उसी जॉब में, उस जॉब में जिस जो वो कर रहा था उसके थ्रू आप असेस कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की होगी। जो इसका सब्सिडरी पॉइंट है नंबर 1, ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर हम एक इमेजिनरी सिचुएशन जो कि जॉब से रिलेटेड होगी वो हम उसके सामने रखते हैं, या कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो कि उसके पास्ट की जॉब में हुआ हो, तो उसके ऊपर उसने क्या किया था, उसका बिहेवियर टूवर्ड्स दैट सिचुएशन क्या था और उसने क्या करेक्टिव मेजर्स लिए थे उस सिचुएशन में। उसके थ्रू हम असेस कर सकते हैं इसकी फ्यूचर की परफॉर्मेंस को कि वो कितना विजिलेंट है, कितना स्किलफुल है, कितना एजाइल है, कितना प्रोएक्टिव है। एंड द सेकंड वन इज इंटरव्यूअर जो है वो एक सिनेरियो बेस्ड सिचुएशन रखता है जो कि ऑन द जॉब हुई हो, और फिर उससे मतलब ऑन द जॉब हो, चाहे पिछले वाली जॉब में हो चाहे इस जॉब में हो, बट सिनेरियो बेस्ड एक सिचुएशन रखेगा जो कि जॉब पे हो, और फिर पूछेगा कि आप किस तरीके से एक्ट करेंगे इसके ऊपर। ये एक थोड़ा सा आप कहें कि एक अहेड उससे क्वेश्चन हम पूछते हैं कि ऑन द जॉब एक सिनेरियो है तो उसमें आप किस तरह करेंगे। एंड थर्ड वन इज इंटरव्यू पूछता है कैंडिडेट से कि आपके सामने अगर इस सिचुएशन होती है तो आप इसका सामना किस तरह करेंगे और किस तरीके से इस मैटर को एड्रेस करेंगे। सिलेक्शन स्ट्रेटजीज में हम ग्रुप टास्क की बात करेंगे। ये जो हमारे डेजिग्नेटेड ग्रुप्स हैं इसके अंदर हम प्रिपेयर करेंगे मखसूस किस्म के इंटरव्यूअर क्वेश्चंस जो कि उस डेजिग्नेटेड रोल के लिए हमने प्रिपेयर किए होंगे। मीन्स के ग्रुप टास्क का मतलब ये है कि हम जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रिलिमिनरी बेस पे डिज़ाइन करते हैं जो कि हम पूछने उस कैंडिडेट से उस जॉब पोजीशन के लिए। उन क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो होता है कि हम एक सिचुएशन रखेंगे, उस सिचुएशन में पूछेंगे उसने क्या किया और उसके नताइज क्या सामने आए। मीन्स के जो क्वेश्चंस हैं वो एक सिचुएशन और एक टास्क को से रिलेटेड होंगे कि एक सिचुएशन और टास्क को उसने किस तरह फेस किया, ठीक है, और फिर उसने क्या क्या एक्शंस लिए उसकी हम थोड़ी सी डिटेल लेंगे उसे, और फिर जो रिजल्ट और आउटकम्स आए उस प्रोसेस से वो क्या है। तो बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं वो किन फ्रेजेस से स्टार्ट होते हैं आमतौर पर? वो स्टार्ट होते हैं कि आप बताएं मुझे उस टाइम के बारे में कि जब आपके साथ ये सिचुएशन हुई थी या आपने क्या किया था उसमें। फिर आप कोई मुझे एग्जाम्पल दें कि आपने किस तरीके से काउंटर किया था उस सिचुएशन को अपने करेक्टिव एक्शंस से। और फिर तीसरा है कि आप या फिर डिस्क्राइब करें एक सिचुएशन कि जो कि ऐसी पेश आई थी। तो आमतौर पर ये जो फ्रेजेस हैं इन फ्रेजेस से स्टार्ट होता है। द नेक्स्ट स्लाइड इज सिलेक्शन स्ट्रेटजीज में हमें सबसे पहले इंटरव्यू एक कंडक्ट करना पड़ेगा। कंडक्टिंग इंटरव्यू के अंदर जो कुछ पॉइंट्स इन लिस्ट हैं जो कि फोकस करते हैं इंटरव्यूअर पे, जो कि इंटरव्यू लेने वाला है कि उसको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो पहला पॉइंट है वो ये बताता है कि किसी भी इंटरव्यू की जो कामयाबी है वो डिपेंड करती है उस इंटरव्यूअर के स्किल्स पे कि वो इंटरव्यूअर कितना स्किलफुल है और कितने ज़्यादा बेहतरीन थॉट्स और ख्यालात उसने रखे हैं इस इंटरव्यू को प्रिपेयर करने में। सेकंड इज इंटरव्यूइंग जो है वो एक स्किल है जो कि पढ़ाई भी जाती है और जिसे बेहतर किया जा सकता है प्रैक्टिस से और फीडबैक से। थर्ड वन इज इंटरव्यू के कुछ बुनियादी हिस्से हैं जिसके अंदर जो ओपनिंग में सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, और साथ साथ जो सामने इंटरव्यूई बैठा है उससे भी आपको इंट्रोडक्शन लेना है, ब्रीफली आउटलाइन करना है अपने आप को भी और उसको भी ब्रीफली आपको जो है एक्सट्रैक्ट करना है कि उसके पास क्या क्या नॉलेज एंड एबिलिटीज़ है इंटरव्यू में। और साथ साथ आपको एप्लीकेंट को इनकरेज करना है कि वो रिलैक्स भी रहे। दिस इज़ द बेस्ट यू कैन से फिलॉसफी यू कैन यूज़ टू फॉर कंडक्टिंग द इंटरव्यू। क्योंकि अगर इंटरव्यूई को आपने नर्वस कर दिया या डिप्रेस कर दिया या थोड़े आप हार्श हो गए, क्योंकि सारा गेम आप ही के हाथ में होता है आमतौर पर, क्योंकि बंदा जो इंटरव्यू देने के लिए आया होता है वो आमतौर पर वैसे ही परेशान होता है, ट्रैफिक की परेशानियाँ, फिर किस तरीके से एड्रेस को देख दाग के वो पहुँचता है गर्मी में सर्दियों में, फिर उसको आप और ज़्यादा टफ टाइम दें तो वो बिल्कुल जो है वो उसकी एक परप्लेक्स्ड सिचुएशन हो जाती है। सेकेंड वन इज़ बॉडी ऑफ द इंटरव्यू। सबसे अहम हिस्सा जो है जिसके अंदर आप उस पोजीशन की डिटेल्स को बताते भी हैं और पूछते भी हैं, और साथ साथ एप्लीकेंट्स के बैकग्राउंड को आप बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ क्लोजर, एंडिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान जो है इंटरव्यूअर को जो है वो ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या कहना है,
किस तरह कहना है, और साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं उसकी भी उसे अच्छे से समझ होनी चाहिए, ताकि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि एज पर द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट साइंसेस के सेट के हमारी ओनली 7 to 8% जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन है, बट नॉन वर्बल इज कंप्राइज ऑफ 93% यू कैन से। तो उसकी अगर समझ नहीं होगी तो वो एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता। द नेक्स्ट स्लाइड इज कंडक्टिंग द इंटरव्यू। कंडक्टिंग द इंटरव्यू में ख्याल करना चाहिए ख़ास तौर पर इंटरव्यूअर को कि वो डिस्क्रिमिनेटरी क्वेश्चंस ना पूछे। मींस के एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़ को करते हुए हमें ख़ास तौर पर कॉन्शियस होना चाहिए कि हम ऐसे सवालात ना पूछें जो कि जॉब एप्लीकेंट को इस तरह फील कराएं कि वो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। एंड सेकंड वन इज़ क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली रिलेट करने चाहिए जॉब से जिसके लिए इंटरव्यू किया जा रहा है, या फिर उस इंसान की एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ से, रादर देन कि वो उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी रेस क्या है, उसका रिलीजन क्या है। ये सारे डिस्क्रिमिनेटरी क्वेश्चंस हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ पैनल इंटरव्यूज़। पैनल इंटरव्यूज़ भी एक बहुत अहम यू कैन से सोर्स है इंटरव्यू को कंडक्ट करने की, और बहुत ज़्यादा वैलिड और टेस्टिफाइड सोर्स है, जिसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू करता है एक पैनल इंटरव्यूज़ कंप्राइज ऑफ 2 and 5 यू कैन से इंटरव्यूअर, जो कि 2 से 5 लोग होते हैं, और इसमें शामिल हैं जो कि एक ख़ास तौर पर जो 3 लोग तो ज़रूरी उसके अंदर शामिल होते हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स से बंदा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से होता है। सेकंड इज़ जिस डिपार्टमेंट के लिए आप हायर करें उस डिपार्टमेंट का हेड होता है, और एक रिप्रेजेंटेटिव उसी डिपार्टमेंट से होता है, वेदर वो सबऑर्डिनेट में हो या हाई पोजीशन पे हो। जो सेकंड पॉइंट जो इसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है, मींस कि जो पैनल इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछता है उन क्वेश्चंस को पूछने पे जो आंसर मिलते हैं, और हर इंसान जो उसके अंदर जो इंटरव्यूअर होता है अपना किरदार अहम अदा करता है उस पूरे इंटरव्यू के दरमियान, क्योंकि एक बड़ा डाइवर्सिफाइड और डायनेमिक किस्म का पैनल इंटरव्यूज़ होता है। हर एक इंटरव्यूअर के मुख्तलिफ सवालात होते हैं, और फिर उससे एग्रीमेंट से हम एक डिसीजन लेते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ सबसे बड़ा फ़ायदा जो इस पैनल इंटरव्यू का है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पार्शल, इसमें कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होता, और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि जो आखिरी डिसीजन है वो एक कंसेंसस से, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिया जाता है। द फोर्थ पॉइंट इज़ कैंडिडेट्स आमतौर पर थोड़ा सा डरते हैं या वो समझते हैं कि हम नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि पैनल इंटरव्यूज़ में लोग बहुत सारे होते हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा सा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, क्योंकि 4-5 लोगों को सेटिस्फाइड करना इट्स यू कैन से इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ द सिलेक्शन डिसीजन। अब जो सिलेक्शन डिसीजन लेने का टाइम है, तो इसमें जब हमें डिसीजन को बनाना है तो जो फर्स्ट पॉइंट है, बेहतरीन इंसान को उस जॉब के लिए सिलेक्ट करना, उन्हीं कैंडिडेट्स जो हमारे पास या एप्लीकेंट जो हमारे पास हैं, ये डिसीजन सबसे ज़्यादा मुश्किल है लेने को सिलेक्शन प्रोसेस के। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ तमाम इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास है, जो कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस से भी हमारे पास होती है, उसे भी रिव्यूड किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज़ तमाम अनसुटेबल एप्लीकेंट जो कि उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं थे, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उनको एडवाइस किया जाता है अकॉर्डिंगली। फोर्थ इज़ शॉर्ट लिस्ट किया जाता है सूटेबल एप्लीकेंट्स को, सूटेबल एप्लीकेंट्स जो कि और आप इंटरव्यू के बाद, जैसे कि आपने रिक्रूटमेंट किया होता है, रिक्रूटमेंट में 100 ने अगर अप्लाई किया है, after recruitment process you gather 50 you can say 50 people amount of pool कि जिसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस करना है, फिर उसे आपने और प्रिसाइज किया, फर्स्ट इंटरव्यू 25 रह गए, सेकंड इंटरव्यू 10 रह गए, तो ये किस तरह से आप सूटेबल एप्लीकेंट्स की शॉर्ट लिस्ट बना लेते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज़ जो फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन है, सिलेक्शन डिसीजन है, वो हमेशा सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो प्रिडिक्ट कर सके फ्यूचर ऑन दी जॉब परफॉर्मेंस को, कि भाई ये परफॉर्मेंस में ऑन दी जॉब किस तरीके से कर पाएगा, ये कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, और यही जो रिजल्ट है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस का असल में है। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग। रेफरेंसेस जो हैं वो एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, जो कि थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी हैं, यानी जो कि आमतौर पर कुछ लोग इसे सही नहीं भी समझते। 3 किस्म के रेफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल रिकमेंडेशंस जो हैं, और करेक्टर रेफरेंसेस, यानी कि जो उसको रिकमेंड अगर किसी ने किया है तो उन जिन्होंने रिकमेंड किया उनसे पूछना उस बंदे के बारे में या उसके कैरेक्टर के बारे में कि उसका कैरेक्टर किस तरह से है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, यानी कि उसकी डिग्रीज, डिप्लोमाज, एक्सपीरियंस, सब चीज़ों की जो सर्टिफिकेशंस हैं, सबके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको चाहिए होंगे, वर्बली कुछ भी नहीं होता। थर्ड वन इज़ उसका जो वर्क एक्सपीरियंस है,
उसके सर्टिफिकेट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एंड द फोर्थ इज़, जो मकसद है रेफरेंस को चेक करने का, वो ये है कि ये एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है जिसके अंदर हम मालूमात हासिल करते हैं उसके जो पिछला जो उसकी हिस्ट्री है, जिसमें वो कहीं काम कर चुका है, तो वो किस तरह से उसने काम किया है, उसका कैरेक्टर वहाँ पे कैसा था, उसकी क्वालिटी काम की कैसी थी, और वो उसकी सूटेबिलिटी जो है नई पोजीशंस के लिए कैसी रही है। तो उसके पास्ट में जो उसके लोग काम करते रहे हैं उनसे पूछना, बट इन अ कॉन्फिडेंशियल मैनर। एंड द लास्ट वन इज़, सबसे ज़्यादा जो अहम रेफरीज हैं वो उसके इमीडिएट सुपरवाइजर्स हैं जो कि रह चुके हैं, उसके बॉसेस। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ मेकिंग द जॉब ऑफ़र। इसी जॉब ऑफ़र को बनाने में, क्योंकि अब जब जॉब ऑफ़र आप डिसीजन ले रहे होते हैं, तो उसके अंदर जब हमने डिसीजन ले लिया, अब जॉब ऑफ़र किस तरह करनी है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। एक ऑफ़र जो है एम्प्लॉयमेंट की, वो वर्बली भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है। सेकंड इज़, वर्बल ऑफ़र जो है वो पहले की जाती है, उसके बाद फिर रिटन ऑफ़र की जाती है जब वर्बली एक्सेप्ट कर ली जाए एक मरतबा एप्लीकेंट की तरफ से। थर्ड वन इज़, ऑफ़र जो है वो तब तक ऑफ़र रहती है जब तक कि एप्लीकेंट जो है वो उसे एक्सेप्ट ना कर ले अनकंडीशनली, आइदर वर्बल और इन रिटन। द फोर्थ वन इज़, जॉब एडवर्टाइजमेंट जो है वो जॉब ऑफ़र नहीं है, वो इन्विटेशन है, इन्विटेशन है एम्प्लॉयमेंट का तमाम एप्लीकेंट्स को जिन्होंने अप्लाई किया उस जॉब के लिए। फिफ्थ वन इज़, एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स जो हैं वो फौरी नहीं ले लिए जाते एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद या उस इंटरव्यू के दौरान। इसके बारे में फिर दे नीड टू पॉन्डर एंड कॉन्टम्पलेट सो मच टू रीच टू द डेस्टिनेशन वेयर दे कैन टेक अ परमानेंट डिसीजन कि हमें उस बंदे को रखना है या नहीं रखना। द लास्ट वन इज़, जब आप जॉब ऑफ़र कर रहे हो तो एम्प्लॉयर्स को ये सोचना ज़रूरी है कि वो इसकी यकीन दहानी कर लें कि वो कोई ऐसी स्टेटमेंट ना लिख रहे हों उस जॉब ऑफ़र में जो कि मिसलीडिंग हो या डिसेप्टिव हो, मीन्स कि वो धोखे पे बेस हो, वो कुछ ऐसा हो जो कि आप प्रोवाइड कर ना कर रहे हो लेकिन आपने लिख दिया है। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ एक्सेप्टेंस दी जॉब ऑफ़र। अब हमने जॉब ऑफ़र कर दी, अब एक्सेप्टेंस पे आते हैं उस जॉब ऑफ़र की। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़, हम इंश्योर करेंगे जो ऑफ़र है और एक्सेप्टेंस है हमारी जॉब ऑफ़र की, वो एक स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल मैनर में हो। मीन्स के कोई अनप्रोफेशनली या इनफॉर्मल मैनर में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाउ इसके बाद वो जिस बंदे को आपने ऑफ़र किया और उसने एक्सेप्ट किया, नाउ दैट पर्सन इज़ लीगली बाउंड टू to 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 serve his or her services in your company. सो द सेकंड पॉइंट इज़, ये यकीन दहानी दिलाता है कि अब दोनों पार्टीज़ हैं वो समझ चुकी हैं एक दूसरे के रिस्पेक्टिव, उनके ऊपर क्या हुकूक हैं एक दूसरे के ऊपर और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं एक दूसरे के ऊपर। द थर्ड वन इज़, ये एक लीगली बाउंड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो आदमी जिसको ये ऑफ़र की जा रही है जब वो एक्सेप्ट कर लेता है इस ऑफ़र को, तब ये एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में हो जाता है। लीगली बाइंड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि जिसके अंदर बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय आर बाउंड इन अ लेजिटिमेट मैटर टू टू वर्क म्यूचुअली विद कंसेंसस, और जो जो जिम्मेदारियां उन दोनों के ऊपर आयद हैं उन्हें उन्हें वो पूरा करना पड़ेगा। द फोर्थ वन इज़, इससे पहले जो है जब तक ये ऑफ़र जो है वो जिसके ऊपर साइन ना किया गया हो एप्लीकेंट की तरफ से, जब तक ये साइन ना किया हो, वो ऑफ़र एक ऑफ़र ही है जिसको निगोशिएट भी किया जा सकता है और चेंज भी किया जा सकता है। ऑफ़र आमतौर पर की जाती हैं और रिसीव की जाती हैं वर्बली, ताकि ये प्रोसेस फास्ट हो सके। फिर उसे राइटिंग में लाया जाता है। सेकेंड इज़, इसके बाद हम जब ये एक्सेप्ट हो जाता है ऑफर लेटर, तो हम एक ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं जिसके अंदर इन डिटेल टर्म्स एंड कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट की डिस्क्राइब होती हैं इन अ प्रिसाइज मैनर। नाउ दिस स्लाइड कंटेन एडवाइजिंग अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स। जो एप्लीकेंट्स नहीं सिलेक्ट हो पाए उनको क्या एडवाइस करना है, तो उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, एक जो इग्नोर्ड एस्पेक्ट है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस का, जिसको हमें सही करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है, कि जिसके अंदर हम एडवाइस करें जो एप्लीकेंट्स नहीं सक्सेसफुल हो पाए इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, उनको टेक्टफुली और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको जो है उनको रिस्पॉन्ड करना। सेकेंड इज़, उनको रिटन एडवाइस देना अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को, कि जिससे एक अच्छा एक पॉजिटिव परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन का उनके ऊपर जाए। थर्ड वन इज़, कंटेंट्स जो उस लेटर के अंदर शामिल होंगे वो ये हैं कि सबसे पहले उनको ग्रीट करना, नंबर वन, पर्सनलाइज्ड वे में उन्हें अच्छी तरीके से ग्रीट करना। सेकंड इज़, एक एप्रिसिएशन उनको देना कि आपने अप्लाई किया, इसके ऊपर हमें बहुत खुशी है और आप ने बहुत अच्छा किया अप्लाई करके। थर्ड वन इज़,
इंडिकेट करना कि एप्लीकेंट उनकी जो रिज्यूमे है, उनकी जो एफर्ट थी अप्लाई करने की, उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली कंसीडर किया है ऑर्गेनाइजेशन ने। एंड द फोर्थ इज एक स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, जो पूरा जो जिस पूल ने अप्लाई किया था उसकी ओवरऑल क्वालिफिकेशन को बताना। मीन्स कि आप की क्वालिफिकेशन वेदर इट इज़ रिलेटेड टू वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक डिग्रीज, डिप्लोमास और स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़, किसी भी तरीके से उसको बताना कि आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको नहीं सिलेक्ट किया गया। फिफ्थ वन इज़ कंफर्म करना कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अनसक्सेसफुल हो गई है, आप नहीं सक्सेसफुल हो पाए हैं हमारे साथ आगे इस प्रोसेस में। लाजिज के उन्हें बताना कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो हमारी फाइल में रहेगी, हम आपको आगे भी कंसीडर कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ उनको एक गुड लक कहना कि आप आगे भी स्ट्रगल एंड यू कैन डू द स्ट्राइव एंड स्ट्रगल टू अप्लाई फॉर अवर कंपनी, और हम उसे कंसीडर करेंगे। इस कंपनी के ऊपर कोई कानूनी जिम्मेदारी आयद नहीं है कि वो रीज़न्स दे कि हमने ये डिसीजन लिया है, क्यों लिया है, किस वजह से लिया है। कंपनी पर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो कंपनी से पूछें कि क्यों नहीं किया, किस लिए नहीं किया। देर इज़ नो ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी टू गिव द रीजन्स टू द अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स और एप्लीकेंट्स। द नेक्स्ट स्लाइड इज एप्लीकेशंस मस्ट इंक्लूड। अब जब हम एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन पे आते हैं, जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं तो हम एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन पे आएंगे। एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। एप्लीकेशंस में ज़रूर शामिल होना चाहिए कि एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन हम पूरे तरीके से लेंगे, क्या क्या उसने किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ हिज और हर क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंसेस, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास। तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं। सेकंड इज़ एप्लीकेंट का सिग्नेचर लेना कि जो कि सर्टिफाई करे कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है ये सारी वैलिड है, बिल्कुल सही है। सेकंड लास्ट इज़ स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट विल का एक क्लॉज होता है, वो ज़रूर ऐड करना है। इसका मकसद ये होता है कि एम्प्लॉयर कभी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकता है और एम्प्लॉय भी कभी भी उस जॉब से रिज़ाइन कर सकता है। द लास्ट वन इज़ परमिशन ग्रांट करना उस एम्प्लॉय से, उस एप्लीकेंट से कि हम आपके रेफरेंस जितने भी आपने दिए उनको हम चेक करेंगे पर्सनल कैपेसिटी में, बट इट नीड्स टू बी कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, कौन सी चीज़ें आपको जिनको अवॉइड करना है, जो कोई भी ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी इन्फॉर्मेशन नहीं आपको मालूम करने की ज़रूरत है उस एप्लीकेशन फॉर्म में। मीन्स के जिसमें जेंडर, एज, रेस, रिलीजन, ये तमाम चीज़ें आती हैं। सिटीजनशिप एंड सोशल सिक्योरिटी डेटा, आपके पास कितने मुल्कों की सिटीजनशिप है और आपके और क्या इनकम के ज़राए हैं सोशल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में, या आपके फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन क्या क्या कमाता है वर्कर कंपनसेशन में। डिसेबिलिटी के हवाले से पास सैलरी लेवल्स कोई आपके कैसे रहे हैं, ग्रेड क्या रहा है, उसकी पैदाइश का दिन कौन सा है, एजुकेशनल रेट्स क्या हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है या नहीं है, अनलेस कि वो जॉब जो है वो ड्राइविंग की ना हो या उसके अंदर ड्राइविंग की किसी किस्म की रिक्वायरमेंट ना हो। द नेक्स्ट स्लाइड इज स्क्रीनिंग इंटरव्यू। ये स्क्रीनिंग इंटरव्यू वो टेलीफोनिक इंटरव्यू है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि यू कैन से विच इज़ द इनिशिएशन स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि जहाँ से इंसेप्ट होता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो वो आमतौर पर टेलीफोनिक इंटरव्यू छोटा सा कंडक्ट किया जाता है। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता। इसके अंदर फ्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं और लास्ट ये कि हम इसमें एलिमिनेट कर देते हैं, मिटा देते हैं, हटा देते हैं उन लेस क्वालिफाइड जो कि एलिजिबल नहीं है इस जॉब के लिए। द नेक्स्ट स्लाइड इज सिलेक्शन प्रोसेस। ये एक मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड करता है आपके इंटरव्यूज़ पे। इंटरव्यूज़ के बाद आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को हम हासिल करते हैं, फिर रेफरेंसेस से हम देखते हैं कि रेफरेंसेस के बारे में क्या कहते हैं, पेपर एंड पेंसिल टेस्ट हैं, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट हैं, एंड दिस कंप्लीट द होल सिलेक्शन प्रोसेस। मैनेजर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो हासिल कर सकें हर एप्लीकेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन के आइदर वो क्वालिफाई भी कर रहा है इस जॉब के लिए और वो इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा भी या नहीं। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर हम स्क्रीन आउट करते हैं, ये हमें मदद देता है स्क्रीन आउट करने में एप्लीकेंट्स को कि वेदर दे आर क्वालिफाई फॉर दिस पोजीशन और नॉट, कि क्या लैक कर रहा है उनके अंदर और क्या उनके अंदर बेहतर है इस पोजीशन के लिए। सेकंड इज़ मालूम करना या डिसाइड करना कि कौन सा जो एप्लीकेंट है वो मोस्ट क्वालिफाइड है इस जॉब के लिए और कौन सा नहीं। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ इंटरव्यूज़।
दो किस्म के इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ है, जिसे पैटर्न इंटरव्यूज़ भी कहते हैं, जिसमें मैनेजर जो है वो पूछता है एप्लीकेंट से वही सेम जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड सेकंड इज़ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, जो कि ज़ाहिर करता है जिसके अंदर नॉर्मल कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, और उससे आप असेस करके डिसाइड करते हैं कि वेदर ये हमें इसे सिलेक्ट करने या नहीं। तीसरा पॉइंट ये है कि आमतौर पर जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में बायसनेस होने के चांसेस हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ पेपर एंड पेंसिल टेस्ट। इसके अंदर जो सलाहियतें हैं उसको हम असेस करने की कोशिश करते हैं कि किस हद तक सलाहियतें हैं उस इंसान के अंदर जिसके हमने सिलेक्ट किया है इंटरव्यू के बाद, और क्या क्या स्किल्स वो अपने अंदर रखता है जो कि इस जॉब के लिए ज़रूरी हैं और इसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करेंगी। एंड सेकंड वन इज़ मैनेजर को ये नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास ये विजडम और इंटेलेक्ट होना चाहिए और एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि वो उस टेस्ट के थ्रू प्रिडिक्ट कर सके परफॉर्मेंस को। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ फिजिकल एंड एबिलिटी टेस्ट। इसके अंदर हम गेज करते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वो एक्सपर्टीज़ हैं और स्ट्रेंथ कितनी है उसके अंदर, वो फिज़िकली आइदर फिट भी है इस जॉब के लिए या नहीं, उसका स्टेमिना किस तरह का है, उसको कोई मेजर फिज़िकल इलनेस तो नहीं है, मीन्स के टेम्परेमेंट के कोई इश्यूज़ तो नहीं है, फिज़िकली वो बिल्कुल फिट है, उसको कोई किसी भी किस्म के फिज़िकली कोई मसाइल तो नहीं है, ये हम इसके अंदर चेक करते हैं, क्योंकि कुछ फिज़िकल डिमांडिंग जॉब्स भी होती हैं, तो उसके अंदर वो फिट होना चाहिए। और ये जो मेजर्स हैं ये आमतौर पर जॉब रिलेटेड ही होनी चाहिए, उसके जो है उसके बियॉन्ड जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में परफॉर्मेंस टेस्ट पे आते हैं। टेस्ट जो कि मेजर करते हैं कि एप्लीकेंट्स की जो मौजूदा सलाहियतें हैं उस जॉब को परफॉर्म करने की, वो उसके पास कितनी हैं, और जैसे कि अगर हमें एक जॉब है जिसके अंदर टाइपिंग स्पीड चेक करनी है, तो टाइपिंग स्पीड की जो सलाहियतें हैं वो उसके अंदर कितनी हैं, वो परफॉर्मेंस करवा के पता लगेगा उससे, ये परफॉर्मेंस टेस्ट में आता है। इसके अलावा असेसमेंट सेंटर्स होते हैं जिसके अंदर जो कि फैसिलिटेट करते हैं मैनेजेरियल कैंडिडेट्स को असेस करने में, कि जो कि जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ में वो उनको कुछ दिनों के लिए वो जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ दी जाती हैं उस असेसमेंट सेंटर में, जिन्हें उन्हें परफॉर्म करना होता है, और उन 3-4 दिनों में आप आसानी से असेस कर सकते हैं फ्यूचरिस्टिक परफॉर्मेंस को, और एंटिसिपेट कर सकते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि कर सकते हैं कि वेदर ये कैंडिडेट बेस्ट फिट बेस्ट मैच भी होगा उस जॉब के लिए। स्लाइड इज़ रेफरेंसेस। ये बहुत ज़्यादा अहम सोर्सेज हैं जिससे जिससे आप मालूम कर सकते हैं उस एप्लीकेंट की स्किल्स को, उसकी सलाहियतों को, और उसके मुख्तलिफ किरदार के जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, उसकी पर्सनैलिटी के, उसके एटीट्यूड के, उसके माइंड सेट के, उसके स्किल सेट के। और लेकिन बहुत से जो पिछले एम्प्लॉयर्स होते हैं वो रिलक्टेंसी शो करते हैं, दे आर मोर रिलक्टेंट टू प्रोवाइड दी नेगेटिव इंफॉर्मेशन। काइंड्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। बहुत सारे किस्म के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर मेजर करते हैं कि रीजनिंग कितनी है, वोकेबलरी कैसी है, वर्बली वो किस तरह से है, किस तरह का है, और न्यूमेरिकल स्किल्स उसकी किस तरह की है। सेकंड इज़ जॉब नॉलेज टेस्ट। जॉब नॉलेज टेस्ट में देखते हैं कि वो उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में कैसा है। थर्ड वन इज़ वर्क सैम्पल टेस्ट, कि हमें ये दिखाते हैं कि वो बंदा उस जॉब को करने में किस तरह से हम उसे पाएंगे, उस जॉब में किस तरीके से वो को कर पाएगा। साइकोमोटर एबिलिटीज टेस्ट, ये हमें ये मदद देती हैं असेस करने में उसके स्किल लेवल को, वो कितना स्किलफुल है उस जॉब को परफॉर्म करने में। स्किल्स मीन्स के दे आर, यू कैन से दे आर distinguish with the you can say knowledge and expertise, like skills are to do something like typing speed, like कंप्यूटर की नॉलेज हो गई, इंटरनेट का यूजेज हो गया, रिसर्च आपको करना आती है, आपको मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करना आता है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके पास मुख्तलिफ किस्म की विच आर यू कैन से बियॉन्ड दी एजुकेशन नॉलेज एंड यू कैन से इंफॉर्मेशन। पर्सनैलिटी टेस्ट में आप मुख्तलिफ उसकी आदात, उसके जो मुख्तलिफ किरदार के जो पहलू हैं उनको असेस करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर होते हैं ये अंदाज़ा लगाने में कि वेदर दैट कैंडिडेट इज़ द राइट फिट फॉर द जॉब और नॉट, एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट में आप मालूम करते हैं कि उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, वो किस जॉब को बेहतर परफॉर्म करने में बेहतर साबित होगा और किसको नहीं। ऑनेस्टी इंटेग्रिटी टेस्ट में हम देखते हैं कि वो कैंडिडेट कितना सच्चा है। इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स, सबसे पहले टीम और इंडिविजुअल इंटरव्यू है, ये देखना पड़ेगा।
उसके अंदर फिर जो इंटरव्यू के जो पैटर्न होते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्ड या पैटर्न इंटरव्यू में पहले से क्वेश्चंस डिसाइडेड होते हैं जो तमाम कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। नॉन डायरेक्टिव नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कम से कम क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्लान नहीं किए जाते, लेकिन ये ओपन एंडेड होते हैं, तो इंटरव्यू जो है वो आमतौर पर कैंडिडेट्स की लीड पे चल रहा होता है कि कैंडिडेट्स का की टेंडेंसी जिस तरफ होती है वो उस तरफ डेविएट हो जाता है। सिचुएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू में वही एक मुख्तलिफ सिचुएशन या प्रॉब्लम सामने रखी जाती है और देखा जाता है वो किस तरह उसे सॉल्व करेगा। बिहेवियर इंटरव्यू में हम देखते हैं कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है ऑन द जॉब सिचुएशन पे, अगर कोई पेश आती है तो उसका रिस्पॉन्स किस तरह से होगा। द लास्ट स्लाइड इज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड रेफरेंस चेक। चेक करना रेफरेंसेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एज पर द रिसर्च 40% ऑफ एप्लीकेंट जो हैं वो झूठ बोलते हैं अपने काम, अपनी वर्क हिस्ट्रीज और एजुकेशनल बैकग्राउंड्स को लेके। इस तरह तकरीबन 20% एप्लीकेंट जो हैं वो झूठ बोलते हैं, जो उनके क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो उनके सर्टिफिकेशंस या डिग्रीज होती हैं या उनके लाइसेंसेस होते हैं, उसमें 20% कुछ ना कुछ वो मॉडिफिकेशन या कुछ अमेंडमेंट कर लेते हैं। एंड 30% में एप्लीकेंट जो हैं वो गलत तरीके से पेश करते हैं अपने रिज्यूमे को, मीन्स कि वो काम कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर का, बट वो दिखा रहे हैं कि हम मैनेजर के लेवल पे काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं मीन्स के सेल्स का, बट उसके अंदर मार्केटिंग को भी उन्होंने अमेलगमेट कर दिया है ये सेल्स के जॉब में। सो बेसिकली दे ट्राई टू मिस रिप्रेजेंट दीज थिंग्स। तो हमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और रेफरेंस चेक को भी बहुत ज़्यादा रिलीजियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस प्रोसीजर को। थैंक यू।